तो एक्सरसाइज है 1.1 इसका पहला क्वेश्चन है, उसका हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि -2/3 इंटू 3/5 -2/3 इंटू 3/5 उसको जोड़ना है +5/2 -3/5 इंटू 1/6 अब आप देखेंगे कि ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, फिर उसके बाद इंटू है, यहाँ पे भी इंटू है। तो उचित गुणधर्म का उपयोग करके तो क्या यहाँ पे कुछ कॉमन निकल आएगा? देखिए क्या कुछ कॉमन निकल आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ हम कैसे इस संख्या को डिवाइड करेंगे, कैसे हम बनाएंगे? क्योंकि देखिए ये जोड़ना है, इसमें क्या करना है, घटाना है, इसमें घटाना है, इसमें इंटू करना है। तो ये देखिए इंटू और ये इंटू, तो इस इंटू और इस इंटू में क्या है, ये 3/5 और ये 3/5 एक कॉमन संख्या है। तो क्या हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हम इसको यदि कॉमन नहीं निकाले तो कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका एक रूल होना चाहिए कि किसी भी इक्वेशन में जब जोड़ना घटाना गुणा भाग हो तो सबसे पहले क्या करते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं इसको हल करने के पहले, बोडमास रूल क्या होता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, ब्रैकेट हल किया जाता है, यानी कोष्टक हल किया जाता है। कोष्टक हल करने के बाद, कोष्टक के बाद पहले फिर डिवाइडेशन गुणा किया जाता है, फिर भाग दिया जाता है, फिर क्या होता है, गुणा होता है, फिर जोड़ना होता है और उसके बाद घटाना। ये होता है किसी भी इक्वेशन को हल करने का फॉर्मेट। आप इसी फॉर्मेट में किसी भी इक्वेशन को हल करेंगे। यदि आप उल्टा कर देंगे तो आपके आंसर भी उल्टे आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यदि हम कॉमन नहीं निकालते तो क्या ये हम इसको बिना कॉमन निकाले क्या इस फॉर्मेट में क्या ये हल किया जा सकता है? तो सबसे पहले देखिए कोष्टक हल करना है, कोष्टक इसमें है नहीं, फिर क्या करना है, भाग देना है, तो भाग का इसमें चिन्ह है नहीं, गुणा करना है तो गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करते हैं, तो गुणा करने में क्या आएगा, इसका सबसे पहले गुणा करते हैं, 5 3 15, ऊपर में क्या है -2 माइनस और 3 है, 3 दूनी 6, तो -6 प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस के चिन्ह और फिर ये माइनस है और इन दोनों संख्या का गुणा है, तो 5 6 30 और 3 1 3। तो देखिए क्या ये संख्या किसी से कट रही है? ये तो नहीं कटेगी, लेकिन ये जरूर कटेगी। 3 1 3, 3 9 30। तो हम इसको लिख सकते हैं -6/15 प्लस 5/2 माइनस 1/10। अब देखिए अब क्या करना है, गुणा हो गया, फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ना है मतलब जोड़ने के चिन्ह में क्या है, ये दोनों संख्या है, तो इनका लघुत्तम निकालते हैं। इसका लघुत्तम होगा 30। जब आप 15 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो ये आएगा 30, 2 1 2, 15 में भाग नहीं जाता, फिर 15 1 15, क्योंकि 15 एक अभाज्य संख्या है, आपको पढ़ाया गया है अभाज्य संख्या। फिर इन दोनों संख्या गुणा होता है, 15 गुणित 2 कितना हो गया, ये 30। तो ये क्या निकल गया हमारा लघुत्तम। फिर ये पहली भिन्न यानी पहली परिमेय संख्या -6/15 इंटू लघुत्तम प्लस दूसरी परिमेय संख्या इंटू लघुत्तम, फिर ये माइनस है तो -1/10। 15 दूनी 30 और 2 15 बार में 30 कट जाएगा, है ना। तो ये 6 दूनी 12 तो -12 और 15 5 75 बटे 30। अब देखिए फिर से यहाँ पे असमान चिन्ह वाली संख्या आ गई। तो असमान चिन्ह वाली संख्या आ गई यानी संख्या क्या होगी, घटेगी। और जब ये संख्या घटेगी तो क्या हो जाएगा, 75 में से 12 जाएंगे, तो 75 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ देखिए आप 5 में से 2 गए 3 और 7 में से 1 गया तो 6, और यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह लग गया प्लस, तो पहले से प्लस है, बटे में 30 और ये -1/10। ये जो संख्या है इसको उठा करके इधर रख दी। फिर उसके बाद में
आप देखेंगे यहाँ से जो है एक आ गया, इधर आ गया। उसके बाद आप देखेंगे कि आप फिर से इसको घटाने की सेम प्रोसेस होती है। तो इसका जब लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 30। कैसे आएगा, देखो 10 से भाग देंगे, 10 तिया 30, 10 एका 10 और फिर 3 से भाग देंगे। सॉरी, आपको एक एक पॉइंट में बताता हूं मैं। 30, 10 और 30 का लघुत्तम निकालना है। 2 से भाग दिए, 2 पंचे 10, 15 दूनी 30। फिर देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से देंगे, इसमें नहीं जाएगा। 5, 5 3 15, फिर 5 से भाग जाएगा, 5 का 5 और 5 का 5। फिर तीनों संख्या को गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 15 दूनी 30। तो इसका जो लघुत्तम आया वो कितना आया, 30। फिर पहली संख्या 63/30 गुणित लघुत्तम ऋण दूसरी संख्या गुणित 1/10 गुणित 30 बराबर, अब 30 से 30 कैंसिल और 10 तिया 30, तो 63 माइनस 3 का 3/30। तो अब 63 में से 3 गए थे, यहाँ बचा 60/30 और 30 दूनी 60। तो जो इसका आंसर है वो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज इस फॉर्मेट के हिसाब से क्लियर की गई कि पहले क्या किया, कोष्टक जिसमें था नहीं, उसके बाद भाग का चिन्ह नहीं था तो भाग नहीं दिए, फिर गुणा का चिन्ह था गुणा किए, फिर जोड़े और फिर घटाए। तो आप इसको अपनी एक्सरसाइज की आंसर शीट से मिला सकते हैं कि इसका आंसर 2 है या नहीं। हमने इसके बाद देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/40 इंटू 2/5। यानी कि इसको क्या करना है, अभी आपने इससे पहली वाली क्लास में देखा होगा कि आपने परिमेय संख्या को जोड़ना घटाना गुणा भाग सीखा था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था आपने। तो आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। तो आप देखेंगे कि इसमें देखिए क्वेश्चन में यहाँ से सॉल्यूशन है। तो अब देखते हैं इसमें कुछ चीज, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कुछ चीज कॉमन निकल रही थी, आपको यहाँ भी वही चीज मिलेगी। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कुछ कॉमन निकल रहा होगा। ये देखिए 2/5 और ये 2/5, लेकिन ये बहुत दूर दूर है, इसे कैसे कॉमन निकालेंगे। तो आप यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का उपयोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ क्रम विनिमय नियम का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखते क्रम विनिमय नियम का उपयोग करके ये 2/5 गुणित माइनस 3/7 क्रम विनिमय नियम का उपयोग, यानी धनात्मक संख्या को इस तरफ ला लेते हैं इस ऋणात्मक संख्या के पहले। 1/14 इंटू 2/5, अब ये ऋणात्मक संख्या को लिख देते हैं 1/6 इंटू 3/2। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अब आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। ये धनात्मक संख्या है 2, ये एक संख्या, इसमें से आप कॉमन निकालेंगे 2/5। आपने कॉमन निकाला 2/5। अब अंदर क्या बच गया, अंदर बचा -3/7 प्लस 1/14। फिर यहाँ क्या बच गया, माइनस में, इधर माइनस है तो माइनस वाली संख्या भी कुछ बचेगी। तो आप यहाँ देखिए तिर्यक गुणा कर लीजिए इसका, 3 दूनी 6। तो आपको ज्यादा यानी कि ज्यादा बड़ी संख्या नहीं मिलेगी। तो 1/2, फिर यहाँ इंटू, यहाँ भी बचा 1/2। ठीक है, अगली स्टेप 2/5 ब्रैकेट को हल करेंगे, यानी इन संख्या को जोड़ेंगे। तो संख्या को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लघुत्तम लेंगे। और 7 और 14, तो 7 और 14 का आप लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए 7 और 14 का लघुत्तम कितना आता है, 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 7 का 7, इसमें नहीं जाएगा, लेकिन 7 दूनी 14, यहाँ जाएगा 7 बार। फिर देखेंगे 3 से नहीं जा रहा है, 4 से भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा। ये एक अभाज्य संख्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 का भाग जाएगा। तो 7 का भाग जाएगा, 7 का 7, 7 का 7, और इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 2 इंटू 7 इक्वल टू 14। तो जो इसका लघुत्तम आया वो कितना आया, 14। तो यहाँ लिख लीजिए आप, इसका लघुत्तम आया 14। और आपको जोड़ने का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो -3/7 यानी पहली परिमेय संख्या गुणित हरों का लघुत्तम प्लस दूसरी परिमेय संख्या गुणित हरों का लघुत्तम। फिर आप देखेंगे कि इन दोनों संख्या का गुणा करना है। तो गुणा कैसे होता है, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। तो हर का गुणा हर से करें, अंश का गुणा अंश से करें तो आ गया 1/4, 2 दूनी 4 और 1 गुणित 1 होता है। अब आगे देखते हैं
यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तिर्यक गुणा कीजिए, 7 दूनी 14 और 14 एका 14। अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ बच गया 2/5। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा -6 और यहाँ प्लस है तो ये प्लस, और 1 × 1 होता है 1/14, फिर यहाँ -1/4। तो इसमें फिर आप देखेंगे कि ये 2/5, ये हो गया 2/5। फिर इधर आ गए आप, तो यहाँ पे देखिए असमान चिन्ह वाली संख्या, जब ये असमान चिन्ह वाली संख्या हमेशा क्या होती है, घट जाती है। तो जब असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5 और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा यानी -5/14, फिर ये -1/4। और जब यहाँ पे जो ये संख्या ये कायम है गुणा में, ये भी संख्या कायम है गुणा में, अब इन संख्या को क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। जब इस संख्या का गुणा करेंगे तब क्या होगा, तो देखिए ऊपर वाली संख्या को ऊपर से यानी अंश की संख्या का अंश से और हर की संख्या का गुणा हर से करते हैं, तब कितना होगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ऊपर ऋण का चिन्ह है तो -10 अपॉन कितना बचेगा, 14 पंचे 70 -1/4। अब देखेंगे आप कि ये -10 क्या ये किसी से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। आप इसको बेझिझक काट सकते हैं, तो कैसे काटेंगे, 10 एका 10, 10 साते 70। तो आप यहाँ पे 1/7 यानी -1/7 -1/4। अब क्या होता है, ये संख्या क्या है, ये -1/7 से -1/, माइनस करना है -1/4। तब क्या करेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस कि इनका क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे और लघुत्तम लेने के बाद जो आएगा उसको हल करेंगे यानी घटाएंगे। तो 7 और 4 का लघुत्तम कितना आता है देखते हैं। ये हो गया 7 और 4, इसमें 2 से भाग गया, यहाँ 2 बार, इसमें अब भाग नहीं जाता, तब कैसा करेंगे, फिर से 2 से भाग जाएगा, 2 एका 2, 7 में नहीं जाता, फिर 7 से ही जाएगा, 7 एका 7 और 7। अब इनका गुणा करेंगे, 7 × 2 × 2, तो कितना आ गया, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो ये आ गया 28। 28 क्या हो गया इसका लघुत्तम, तो ये 28 लघुत्तम हो गया। फिर आप क्या करेंगे, अब पहली परिमेय संख्या -1/7 इंटू हरों का लघुत्तम, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर दूसरी परिमेय संख्या इंटू हरों का लघुत्तम, तो हरों का लघुत्तम कितना है 28। अब इसको हल करेंगे आप, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा कि यहाँ तिर्यक गुणा कर दीजिए, 7 × 28 और 4 × 7 28। अब यहाँ कितना बच गया, 1 × 4, तो कितना हो जाएगा -4, फिर माइनस का चिन्ह है और ये 7 × 1 = 7, फिर अपॉन 28, ये हो गया 28। अब समान चिन्ह वाली संख्या क्या होगी, हमेशा जुड़ जाएगी और इसमें जो मूल चिन्ह है वो लग जाएगा, तो 7 और 4 11 यानी -11 हो जाएगा और 28 आप अपने आंसर सेट में चेक कर लीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आइए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। आइए स्टूडेंट, देखते हैं प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन कि सेकंड क्वेश्चन में कहता क्या है, करना क्या है और कैसे करेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 1.1 का सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में निकालना है कि निम्नलिखित संख्याओं का क्या निकालना है हमको, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ये कैसे निकलता है अब, और इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा ये देखेंगे आप। तो उदाहरण के लिए हम इससे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होता है योज्य प्रतिलोम। जैसे मान लो कोई संख्या 1/2 है, तो इसका जो योज्य प्रतिलोम है ये होता है -1/2। तो ये कैसे होगा, जब हम इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे, जो संख्या का योज्य प्रतिलोम है वो और जो संख्या है, इन दोनों को यदि जोड़े चाहे इनको घटाए, तो जो इसका योगफल हो चाहे अंतर हो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब ही वह उस संख्या का योज्य प्रतिलोम हो सकता है। और देखते अगली, यहां मान लो -16/5 का आपको योज्य प्रतिलोम निकालना है।
तो आप देखेंगे इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ देखा कि ये दोनों संख्या धनात्मक थी तो यहाँ ऋण लगा दिए, और ये ऋणात्मक है तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा। जस्ट इसका उल्टा, धनात्मक संख्या है तो ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या है तो धनात्मक। तो देखते हैं कि इसका योज्य प्रतिलोम, इन संख्याओं का योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो अभी हमने एग्जांपल के थ्रू देखा, इसका एक ही मोटिव निकला, क्या निकला कि जो ऋणात्मक संख्या है उसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक होगा, जो धनात्मक संख्या है उसका योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक होगा। तो देखते हैं इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है 2/8, तो 2/8 इसका योज्य प्रतिलोम होगा -2/8। और जब आप 2/8 और -2/8 को जोड़ेंगे, चाहे घटाएंगे या फिर इनका जब जोड़ेंगे, इनका योग करेंगे तो इसका आंसर होगा 0। आप इसका योग करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं, 2/8 धन -2/8। अब आप देखेंगे दोनों संख्या समान है, और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, तो 2/8 ऋण 2/8 बराबर 0। यानी कि ये जो है 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8 बिल्कुल सही है। वैसे ही आगे सेकंड क्वेश्चन है इसी में कि -5/9 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा। तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम अभी आपको बताया था कि धनात्मक है तो ऋणात्मक, और ऋणात्मक है तो धनात्मक। तो ये क्या है, ऋणात्मक है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। यानी कि -5/9 का योज्य प्रतिलोम 5/9। अब आपको थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि यहाँ तो दोनों ही ऋणात्मक है, तब क्या करेंगे। इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें बस यहाँ पे दोनों ऋणात्मक है तो एक संख्या क्या होगी, धनात्मक हो जाएगी, क्योंकि योज्य प्रतिलोम जो होता है वो धनात्मक का ऋणात्मक और ऋणात्मक का धनात्मक होता है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक संख्या को हम धनात्मक कर लेंगे, 6/-5, ये इसका योज्य प्रतिलोम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, क्वेश्चन नंबर 4 में एक संख्या ऋणात्मक है, यानी कि इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा 2/9 यानी 2/9। और 5 क्वेश्चन, इसमें जो इसका सेकंड 5 क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे कि एक जो क्वेश्चन, एक जो संख्या है ये क्या है, ऋणात्मक है, तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा ये क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी 19/6 ये इसका योज्य प्रतिलोम होगा। ये इसका, ये इसका, ये इसका और ये इसका। तो आपको योज्य प्रतिलोम समझ में आया होगा कि कैसे होता है, क्या होता है। यानी कि धनात्मक संख्या उसका योज्य प्रतिलोम होता है, सेम उसका उल्टा ऋणात्मक संख्या, और जब संख्या और संख्या के योज्य प्रतिलोम को जोड़े तो जो उसका जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आइए इसी प्रश्नावली का अब तो ये है प्रश्नावली का थर्ड क्वेश्चन 1.1, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि सत्यापन करना है। सत्यापन करना है यानी दोनों पक्ष क्या है, बराबर होने चाहिए। जो वहां पे क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी हुई है कि -x = x, यानी कि ये पक्ष इस पक्ष के बराबर है। और क्वेश्चन में 2x की वैल्यू दी हुई है, यानी 2x के मान दिए हुए हैं कि x बराबर 11/5 और दूसरा दिया हुआ है x बराबर 13/17। तो देखते हैं क्या ये सत्यापन हो पाता है या नहीं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, x बराबर 11/5, यानी हमको इस इक्वेशन में इस x के मान को रखना है और ये देखना है कि क्या दोनों पक्ष बराबर है या नहीं है। अगर होगा तो ये सत्यापित है और बराबर नहीं होगा तो ये सत्यापित नहीं है। तो इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, माइनस कोष्टक में -x = x। अब देखते हैं x का मान रखने पर ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। यहाँ पे हमको x का मान दिया हुआ है, x का मान रखने पर क्या होगा कि ये माइनस जैसा का वैसा रहेगा, ये भी माइनस जैसा का वैसा रहेगा। x का यहाँ मान रखेंगे 11/5 और दूसरी ओर भी x का मान रखेंगे 11/5। अब आप देखेंगे कि ये ऋण है, ये भी ऋण है, और ऋण संख्या का जो गुणा होता है वो क्या होता है, धन होता है। ये 11/5 बराबर 11/5, यानी कि ये सत्यापित है। देखिए आप कि दोनों पक्ष क्या है, एक दूसरे के बराबर है, यानी 11/5 बराबर है 11/5 के। तो यानी कि ये जो दोनों पक्ष है ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है। अभी ऐसे ही देखते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर 2 में भी यह बराबर है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से इक्वेशन लिखेंगे, अब फिर x का मान रखेंगे
x का मान रखने पर क्या होगा, तो x की वैल्यू रखिए। अब ये माइनस x का मान है 13/17 और बराबर x, तो x सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे 13/17। अब देखिए माइनस माइनस, अभी पहले क्वेश्चन जैसे सेम, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और ये चीज आपने पहले देखा भी है, पहले की क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है चिन्हों का परिवर्तन। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ये 13/17 बराबर है 13/17 के। इसका मतलब यह भी सत्यापित है। आपके समझ में आया होगा कि ये जब आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सत्यापन करना है इस रूप में, तो हमने सेम यहाँ पे x का मान हमको दिया हुआ था क्वेश्चंस में, हमने x का मान इस समीकरण में ला करके रखा और देखा कि दोनों पक्ष क्या है, एक दूसरे के बराबर है। यदि ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर नहीं होते तब हम यहाँ लिखते कि यह सत्यापित नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कभी क्या पढ़ा आपने, क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसमें आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। सबसे पहले गुणात्मक प्रतिलोम के उदाहरण है, जैसे कि कोई एक संख्या है x, कोई एक संख्या क्या है x, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/x। ये कैसे हुआ और कैसे होगा, देखिए जब किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम को उस संख्या से जब गुणा किया जाता है या उसको जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, तो उसका जो मान है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप देखिए इसको आप घटाइए, इसका गुणा कीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम है, इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो x से x कट जाएगा और इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि इसका सीधा सा एक आपको उदाहरण बताता हूं कि क्या होता है, कि उदाहरण ये है कि अंश बटे हर, इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो क्या होता है, हर बटे अंश। इस तरह से क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम। यही है कि जो सीधी संख्या है इसका उल्टा प्रतिलोम है ना, उल्टा, यानी जो ऐसा रखा हुआ है इसको हम ऐसा रखते हैं। यही है गुणात्मक प्रतिलोम, अंश बटे हर बराबर हर बटे अंश। जैसे कि ये पेन है, ये यदि ऐसी है, ये किसी का, ये कोई संख्या है, इसका यदि आपको गुणात्मक प्रतिलोम पूछा तो ये ऐसा हो जाएगा उल्टा। यही सेम है। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आपके प्रश्नावली में 5-6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है -13, क्वेश्चन नंबर 1 है -13। तो -13 इसके गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अभी आपने देखा कि अंश बटे हर, हर बटे अंश होता है, तो लेकिन यहाँ पे तो अंश हर है ही नहीं, एक ही संख्या है 13। तो क्या हम 13 को 13/1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का जब भाग देंगे तो 13 बार ही जाएगा और जितना का उतना उसका मान आ जाएगा। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, अभी आपने देखा ये हो गया अंश और ये हो गया हर, तो इसका सेम उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, हर बटे अंश, यानी 1/-13। ये क्या हो गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम। काफी सरल है और काफी आपको समझ में भी आ रहा होगा और बहुत जल्दी समझ में जाएगा। आप कंसंट्रेशन से देखिए इसको और समझने की कोशिश कीजिए, इसमें कुछ अलग नहीं करना है, बस एक फॉर्मेट याद कीजिए कि अंश बटे हर का उल्टा हर बटे अंश, यही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, आपको ज्यादा क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन है -5/9। -5/9, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्यादा नहीं सोचना है आपको। -5/9 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 9/-5, यानी कि इसका उल्टा। आइए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है -13/90, -13/90। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम सेम इसके जैसे, अभी यहाँ पे -5/9 को क्या लिखे हमने 9/5, तो इसको लिखेंगे 19/-13। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। तो इसका चौथा क्वेश्चन है यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। इसका चौथा क्वेश्चन है -5/8 इंटू 3/7, -5/8 इंटू -3/7। अब आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएंगे, आपको कंफ्यूज लगेगा थोड़ा सा कि अभी तक आपने क्या देखा कि एक संख्या है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम आपने पलटा दिया, लेकिन इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एक तो इनका पहले से ही
इनका प्रतिलोम लिख लो या फिर इसका गुणा करने के बाद प्रतिलोम लिखो। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरह से बनाएंगे इसे। पहले इसको क्या करते हैं, हम इनको पहले गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा क्या होगा, आपने देखा है कि गुणा कैसे होता है, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। तब यहाँ देखेंगे कि 5 3 15, तो ये हो जाएगा 5 3 15 और ये माइनस माइनस प्लस अपॉन 8 और 7, तो 7 8 56। ये ऐसा, ये क्या हो गया, इसका सीधा गुणा करने के बाद अब इसका प्रतिलोम क्या लिखेंगे, 56 अपॉन 50। एक तो इस तरह से आप इसका प्रतिलोम निकाले, या फिर ऐसा नहीं है तो आप इसका पहले ही प्रतिलोम कर लीजिए कि 8 अपॉन माइनस 5 इंटू 7 अपॉन माइनस 3 और आप उसके बाद इसका गुणा कीजिए, तब भी आपका आंसर यही होगा 8 7 56 अपॉन 5 3 15। देखिए ये भी आंसर वही है और ये भी आंसर वही है, आपको इसमें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी के आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 है -1 इंटू -2 अपॉन 5, -1 इंटू -2 अपॉन 5। अभी आपने देखा सेम ऐसी प्रोसेस आप इसमें कीजिए कि क्या ये इस तरह से आएगा या नहीं, या फिर एक तो आप पहले गुणा कर लीजिए या फिर इसके बाद गुणा कीजिए, आपका आंसर उतना ही आएगा। तो मैं करता हूं, मैं पहले गुणा कर लेता हूं, उसके बाद उसका प्रतिलोम निकालेंगे। तो गुणा कैसे होता है, इसके अपॉन में कुछ है नहीं तो इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं और इसके बाद आप गुणा कीजिए, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। तो -1 इंटू -2, तो 2 इंटू 1 होता है 2 और माइनस माइनस प्लस और 5 इंटू 1 इजिकल टू 5। अब इसका प्रतिलोम लिख लीजिए, इसका प्रतिलोम क्या होगा 5 अपॉन 2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, -1। क्वेश्चन नंबर 6 है -1। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यहाँ पे सेम -13 के जैसे आपको सेम करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसके अपॉन में लिख लीजिए 1 और जब इसके अपॉन में आप लिखेंगे 1 तो इसका जब गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो ये क्या होगा 1 अपॉन -1। तो ये थे गुणात्मक प्रतिलोम क्वेश्चन नंबर 4 के। आपको क्लियर हो गए होंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं और क्या होते हैं। इसी के आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में गुणधर्म बताना है। आपको कुछ 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन तीनों क्वेश्चंस में आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन सा गुणधर्म उपयोग किया गया है और क्या क्या उपयोग किया गया है। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे -4 अपॉन 5 इंटू 1 इजिकल टू 1 इंटू -4 अपॉन 5, यानी ये गुणा में संख्या है, ये गुणा में संख्या है। और इसको पहले क्या किया कि 4/5 से गुणा किया 1 में और फिर 1 का गुणा कर दिया 4/5 में, और दोनों के आंसर आप देखेंगे कि एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसमें कौन सा गुणधर्म उपयोग किया गया है, तो इसमें आपको बता दूं, इसमें गुणात्मक संवर्त का गुणधर्म उपयोग किया गया है। इसमें क्या उपयोग किया गया है, गुणात्मक संवर्त का गुणधर्म उपयोग किया गया है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है कि -30 अपॉन 17 इंटू -2 अपॉन 7 इजिकल टू -2 अपॉन 7 इंटू -13 अपॉन 17, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसमें इस समीकरण में दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो इसमें जो गुणधर्म है वो कौन सा उपयोग किया गया है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा गुणधर्म उपयोग किया गया है। इसमें आपको पता है कि इसमें क्रम विनिमय नियम का गुणधर्म उपयोग किया गया है। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम यानी कि जैसे ये कोई संख्या है 1 + 2 + 3, तो इसे हम दूसरे रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 + 3 + 2, यानी इसका हम क्रम बदल सकते हैं। जैसे कि इसने इसका क्रम बदल दिया कि ये वाली संख्या को बराबर के बाद इसे पहले लिख दिया गया। तो यही है क्रम विनिमय नियम, यानी संख्याओं का क्रम बदलना। इसके आगे 3rd क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे कि इसमें कौन सा गुणधर्म उपयोग किया गया है,
तो ये है -19/29 गुणित 29/-19 बराबर 1। बिल्कुल आप जब इसका गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। आप देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा और 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1। तो इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा गुणधर्म उपयोग किया गया है। जस्ट आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 4 में जो सेम गुणधर्म है, इसमें जो गुणधर्म उपयोग किया गया वह है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम आपने देखा है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में कि गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। तो ऐसे ही स्टूडेंट इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी के व्युत्क्रम से गुणा करना है, तो व्युत्क्रम से गुणा करना है यानी कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि गुणात्मक प्रतिलोम में अंश बटे हर का हर बटे अंश हो गया था, सेम ऐसे ही इसमें भी अंश का हर तो हर का अंश हो जाएगा। ऐसे ही मान लो जैसे कोई एग्जाम्पल 2/5 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो व्युत्क्रम होता है 5/2, इसका सेम उल्टा। ऐसे ही आपको निकालना है कि -7/16, तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा 16/-7। तो अब यहाँ पे गुणा करते हैं, 6/13 से गुणा करेंगे, -7/16 का व्युत्क्रम, तो -7/16 का व्युत्क्रम है 16/-7, 16/-7। तो अब इसको गुणा करेंगे, 16×6 96 और 13×7 91, तो माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस लगेगा क्योंकि असमान चिन्हों का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होता है। तो अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 96 - 91। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर जो आंसर है वो कितना आता है, -96/91। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इसमें ये बताना है, आपके क्वेश्चन में लिखा है कि गुणधर्म की इस समीकरण को इस रूप में लिखा गया है, तो किस गुणधर्म के हिसाब से लिखा गया है, किस गुणधर्म के रूप में लिखा गया है, ये बताना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 1/3 × 6 × 4/3 को 1/3 × 6 × 4/3 लिखा, दोनों सेम है, लेकिन आप देखेंगे कि कोष्टक एक अलग अलग जगह पर लगा हुआ है। तो इस तरह से आप कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इसे ऐसे बना सकते हैं या ये ऐसे लिख सकते हैं, तो ये बताना था आपको। तो इसमें गुणात्मक का साहचर्य नियम लगा हुआ है, गुणात्मक का साहचर्य नियम, गुणात्मक का साहचर्य नियम। ये जो गुणधर्म है, कौन सा गुणधर्म है, गुणात्मक का साहचर्य नियम। इसमें आप कोई भी समान संख्या हो, चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे गुणा करना हो, चाहे भाग देना हो, इसमें आप कोष्टक का स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, आपके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको ये बताना है कि क्या -1/8 का 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं, हाँ या ना। इसमें आपको बताना है कि -1/8 का जो 8/9 है, गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है। तो आपने इसके पहले क्वेश्चंस में देखा है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जब भी कोई संख्या या उस संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा किया जाए तो उसका जो मान है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे ये 1/2, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 2/1, और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आप देखेंगे कि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/1 = 1 होगा। तो ऐसे ही हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि क्या इन दोनों का गुणा करने पर 1 आता है। यदि 1 आता है तो हाँ, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, यदि नहीं आता है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो देखते हैं गुणा करके, -1/8 यानी कि हम ये एक मिश्र भिन्न के रूप में, इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो 8 का 8 और 1 9, तो ये कितना हो गया 9/8
और ये कितना है माइनस है, तो ये माइनस, इसका गुणा करेंगे 8/9 से। तो चलिए इसका गुणा करते हैं। तो इसका गुणा किए, तिरक गुणा से कट जाएगा, 9 से 9 और 8 से 8, हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचा -1/1 इंटू 1/1, यानी कि एक ही बचेगा, यानी -1 बचेगा। इसका इसमें गुणा करेंगे और फिर इसका गुणा करेंगे तो कितना बचेगा, -1। और आपने गुणात्मक प्रतिलोम क्या पढ़ा है कि क्या गुणात्मक प्रतिलोम और उस संख्या और संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा करने पर उसका मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और यहाँ पे कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, यानी कि -1/8 का 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ऐसे ही है सेम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि 1/3 क्या 0.33 का गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं। 1/3 का 0.33 यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं, यह देखना है। अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको पता चला कि यह क्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं था। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे कि क्या ये गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम इसमें देखते हैं। अभी आपने देखा कि इन दोनों संख्या को गुणा किया और गुणा करने के बाद कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें 1 नहीं आया। तो इसमें करके देखते हैं, मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलते हैं। 3 3 9 और 1 10, तो ये कितना हो गया, 10/3। इसका हम गुणा करेंगे 0.3 से, यानी 0.3 से। तो आइए गुणा करते हैं 10/3। अब ये संख्या है दशमलव में, इसको बदलते हैं हम बटे में। बटे में कैसे बदलेंगे, जितने दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती है उसके नीचे उतने 1 के साथ 0 लगा दिए जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3/10। ये कितना हो जाएगा, 3/10। और जब आप 3 को 10 से डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो सेम 0.3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये 10 से ये 10 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 3 सही 1/3 का 0.3 गुणात्मक प्रतिलोम है। क्यों है, क्योंकि जब भी किसी संख्या और उस संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से उसका गुणा करने पर उसका मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे ही आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ स्टेटमेंट है, कुछ कथन है, उनमें बताना है कि क्या ये सही है या गलत है और कौन कौन से हैं। तो इसमें जो पहला है ये क्या है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। आपको ऐसी संख्या बताना है, ऐसे अंक बताना है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो जी हाँ, ऐसी संख्या होगी जिनका कोई व्युत्क्रम नहीं होगा, वह संख्या होती है 1, -1 और 0। व्युत्क्रम यानी क्या होता है, इनका उल्टा। आप इसको उल्टा भी कर लीजिए कि 1 को आप उल्टा करेंगे तो 1/1 ही होगा और इसकी वैल्यू 1 होगी। और -1/1 करेंगे, -1 का उल्टा -1/1। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, -1 होगी। और जब 0 को आप उल्टा करेंगे तो 0/1 और 0/1 = 0, क्योंकि शून्य में किसी भी संख्या से गुणा करने या भाग देने पर उसका मान 0 होता है। तो जो इसका मुख्य आंसर है वो क्या होगा कि ऐसी संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, वे कौन कौन सी संख्या है, 1, -1 और 0। ये हुए पहले के आंसर। अब ऐसी सेकंड क्या है, परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या बताना है, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के बिल्कुल समान है। ऐसी कोई परिमेय संख्या बताना है जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है। यानी कोई भी एक परिमेय संख्या ले लो, सपोज हम 1/2 लेते हैं, तो ये क्या हमारे व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम करेंगे 2/1, तो क्या इसके समान है, 1/2 बराबर हो जाएगा 2। तो क्या ये 1/2 के बराबर होता है, नहीं होता। तो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो ये है -1 और 1। -1 और 1 आप देखेंगे कि -1 का व्युत्क्रम होता है -1/1। तो यदि
इसका व्युत्क्रम को आपको -1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस का चिन्ह तो माइनस लगेगा, और 1 का उल्टा होता है 1/1, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा। यानी कि -1 और 1 एक ऐसी परिमेय संख्या है, और जो कि ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसके अपॉन में 0 नहीं है। तो ये दो ऐसी परिमेय संख्या है जिसका व्युत्क्रम जो खुद संख्या के समान होता है। थर्ड है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी कोई परिमेय संख्या बताना है जो अपने ऋणात्मक के समान है, ये इसका थर्ड क्वेश्चन। तो जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के बिल्कुल समान है? तो वह है शून्य, क्योंकि 0/1 लिखेंगे तो बिल्कुल एक परिमेय हो सकती है, और जो शून्य है ये -0 भी लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 ही होगी। 0 को आप धनात्मक लिखो या ऋणात्मक लिखो, 0 तो 0 होता है। तो जो शून्य है ये अपने शून्य एक ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 10 के 3 क्वेश्चन। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 11, इसमें 3 ब्लैंक्स है, 3 खालिस्तान है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पहला खालिस्तान, शून्य का व्युत्क्रम खालिस्तान है। तो शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। इसके पहले आपने देखा है कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट में था कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। तो इसका जो पहला खालिस्तान है उसमें क्या आएगा? जो पहले खालिस्तान में आएगा नहीं। अब दूसरा क्या है? संख्या ब्लैंक तथा ब्लैंक स्वयं के व्युत्क्रम है। यानी कोई एक ऐसी संख्या है जो एक दूसरे के समान है, जो एक दूसरे के व्युत्क्रम के बराबर है। तो इसके पहले खालिस्तान में आएगा एक की संख्या 1 अपने संख्या -1 के बराबर है। यानी जो पहले खालिस्तान में आएगा 1, दूसरे खालिस्तान में आएगा -1। अब थर्ड क्वेश्चन है कि -5 का व्युत्क्रम खालिस्तान है। तो -5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/-5, यानी जो -5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/-5। तो थर्ड खालिस्तान में क्या आ जाएगा? 1/-5। अब फोर्थ है 1/x, जो x है ये 0 के बराबर नहीं है, का व्युत्क्रम क्या होगा? हमें 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा ये लिखना है। तो ये 1/x है, इसका व्युत्क्रम अंश का हर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हर बटे अंश। तो ये हो जाएगा x/1 बराबर हो जाएगा x। x में यदि 1 का भाग देंगे तो x ही होगा। तो ऐसे ही जो इसके खालिस्तान में आएगा वो क्या आएगा? चौथे खालिस्तान में x, क्योंकि 1/x x का व्युत्क्रम है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा क्या होता है? यानी खालिस्तान है। दो परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? यानी हम जब दो परिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो क्या होगा? जब भी दो परिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो जो नई परिमेय संख्या आएगी, जो संख्या आएगी वह भी एक परिमेय ही संख्या होगी। यानी कि दो परिमेय संख्या का गुणात्मक परिमेय ही होता है। तो जो पांचवा खालिस्तान है उसमें क्या आएगा? परिमेय। अब छठवा है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? देखिए, आप योज्य प्रतिलोम में कह सकते हैं कि धनात्मक का क्या होता है? ऋणात्मक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? व्युत्क्रम पूछा है कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक होगा। किसी धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक ही होगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 11 के 5-6 खालिस्तान। और इसी के साथ हमारी आज प्रश्नावली 1.1 यहाँ पे समाप्त होती है। इसके आगे आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कुछ 1.1 के बाद के प्रयास कीजिए के क्वेश्चन, उसके बाद एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2।